नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ पावर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। जब भी देखो डेमोक्रेसी वर्ड आपके जहन में आता है तो आपके जहन में एक डेफिनेशन आती होगी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने बोला था डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन देखो डेमोक्रेसी की ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी नैरो है। जब हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डेफिनेशन तो सही है लेकिन ये नैरो डेफिनेशन है, ये ब्रॉडर डेफिनेशन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये इमर्ज होके आता है, अभी तक तो हम डेमोक्रेसी के बारे में यही सुनते थे, ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में गवर्नेंस में। तो फिर दूसरी डेफिनेशन है क्या डेमोक्रेसी की, और वो ब्रॉडर डेफिनेशन क्यों है। देखो ब्रॉडर डेफिनेशन डेमोक्रेसी की ये है, डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका है। डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लिविंग द लाइफ ऑन पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम। जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के आधार पर हम जिंदगी जीते हैं तो वो डेमोक्रेसी है। और वैल्यू सिस्टम है क्या डेमोक्रेसी का, मतलब डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है। डेमोक्रेसी की वैल्यू है एम्पावरमेंट ऑफ मासिस, यानी मासिस का सशक्तिकरण, मासिस को पावर देना, ये वैल्यू सिस्टम है डेमोक्रेसी का। गांधी ने अपने स्वराज के कंसेप्ट में क्या डिफाइन किया है। गांधी का स्वराज का कंसेप्ट आएगा जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। गांधी के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था ओशियनिक सर्कल ऑफ पावर का। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स जीएस पेपर 4 में भी। मान लीजिए ये एक समुद्र है, समुद्र में जब आप कोई पत्थर मारोगे तो वेव इस प्रकार से क्रिएट होंगी। एक जो वेव है दूसरे वेव को ताकत देगी, दूसरी वेव तीसरे वेव को ताकत देगी, तीसरी वेव चौथी वेव को ताकत देगी। तो गांधी ने कहा था सोसाइटी में भी इसी प्रकार से होना चाहिए, हायरार्किकल पावर नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन की पावर दूसरे पर्सन पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पावर दे, ऐसा कंसेप्ट गांधी के द्वारा दिया गया था। जब देखो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पावर देगा, जैसे एक वेव दूसरी वेव को पावर देती है, तो उससे मासिस का सशक्तिकरण होगा। तो ये गांधी का कंसेप्ट है ओशियनिक सर्कल ऑफ पावर का। अब हम जानते हैं डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के कुछ फीचर्स के बारे में। देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नॉन कोअर्सिव सोसाइटी है, यानी बल का फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। दूसरा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पावर कुछ ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, जैसे एलीट लोग कहा करते थे। हमने पावर की थ्योरी में डिस्कस किया, एलिटिस्ट थ्योरी कहती थी कि पावर हमेशा कुछ एलीट लोगों के पास रहती है और मूव करती रहती है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। तीसरा फीचर है डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ का, पावर डिस्पर्स रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है आम लोगों में। लोकतंत्र यही है ना कि आम आदमी के पास भी पावर है। चौथा फीचर है पावर इज फॉर द एम्पावरमेंट रेदर देन कोअर्जन। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे पर फोर्स का इस्तेमाल करो, बल का इस्तेमाल करो। पावर का मतलब है किसी दूसरे को एम्पावर करना, उसका सशक्तिकरण करना। ये हैं 4 फीचर्स हमने डिस्कस किए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के। आप ये भी लिखिएगा डेमोक्रेसी इज गिविंग पावर टू पावरलेस, यानी जो पावरलेस हैं उनको पावर देना और जो वॉइसलेस हैं उनको वॉइस प्रदान करना, ये डेमोक्रेसी है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी कब कब किन किन देशों में आई और कैसे आई। देखो विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी डेमोक्रेसी के बारे में। विंस्टन चर्चिल कहते हैं डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सबसे खराब फॉर्म है गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी। लेकिन विंस्टन चर्चिल ये भी बोलते हैं जब तक कि हमें कोई और बेहतर गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं मिल पाती तब तक डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। समझ गए क्या कहते हैं विंस्टन चर्चिल। ये कहते हैं ये बात सच है, डेमोक्रेसी सबसे बेकार फॉर्म है गवर्नमेंट की, लेकिन जब तक हमें थोड़ी और बेहतर गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं मिल पाती तब तक तो बेस्ट यही है। यानी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म तो कोई और भी हो सकती है डेमोक्रेसी के अलावा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हुआ और कैसे। देखो सैमुअल
पी हंटिंगटन, इन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सपेंशन को 3 वेव्स में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वेव आती है 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ये कहते हैं जब भी देखो डेमोक्रेसी की एक वेव आती है, यानी कई सारी जगह पर डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है, तो उसके बाद रिवर्स वेव भी आती है डेमोक्रेसी की, यानी जिन देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है वहाँ से डेमोक्रेसी चली जाती है और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, सैमुअल पी हंटिंगटन ये कहते हैं कि देखो 3 वेव्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन को, और एक वेव के बाद एक रिवर्स वेव भी आती है। आप समझिए, अब ये पूरा कंसेप्ट समझिए। सबसे पहली वेव आती है 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इन सब देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है। लेकिन उसके बाद फर्स्ट रिवर्स वेव आती है। फर्स्ट रिवर्स वेव कब आती है? इंटरवार पीरियड में। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच, याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच क्या हुआ था? जर्मनी, इटली, इन सब देशों में फासिज्म आया था। जर्मनी में नाजिज्म आया, इटली में फासिज्म आया, यानी डेमोक्रेसी पहले यहाँ पे थी लेकिन चली गई। तो ये रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी थी। उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है? वो सारे देश, फॉर एग्जांपल इटली, जर्मनी, जहाँ पे डेमोक्रेसी चली गई थी, फिर से डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है, इंक्लूडिंग जापान। इवन वो देश पहले जो कॉलोनीज थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो ये सेकेंड वेव थी डेमोक्रेसी की। लेकिन देखो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के बाद सेकेंड रिवर्स वेव भी आती है। रिवर्स वेव में क्या होता है? थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को आप कंसिडर कीजिए। इंडिया एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब देशों में तो डेमोक्रेसी रही नहीं ना। सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई। तो ये सेकंड रिवर्स वेव थी डेमोक्रेसी की। इसके बाद आती है थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड वेव स्टार्ट होती है डेमोक्रेसी की सेकेंड हाफ ऑफ 1980s में। उस समय देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो ईस्टर्न यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है। ये थी थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद कोई रिवर्स वेव नहीं आई। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी अभी तक नहीं आई। लेकिन देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलर्स के द्वारा जब ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हुई, तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलर्स के द्वारा कहा गया प्रेजेंट एज कैन बी कॉल्ड एज एज ऑफ डेमोक्रेसी। अगर अरब कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए और कुछ देश जैसे कम्युनिस्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, इन देशों को छोड़ दिया जाए तो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा बोला गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलर्स के द्वारा। और उन्होंने कहा कि प्रेजेंट एज जो है वो है एज ऑफ डेमोक्रेसी। हम देखो हंटिंगटन के डेमोक्रेसी वेव्स मॉडल में चौथी वेव भी ऐड कर सकते हैं। 2010 में आपको पता है अरब कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन देखने को मिला। सबसे पहले ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, तो इसे चौथी वेव कहा जा सकता था। मतलब चौथी वेव की स्टार्टिंग आप कह सकते थे जब अरब स्प्रिंग आता है 2010 में अरब कंट्रीज़ में। लेकिन देखो ये जो वेव थी डेमोक्रेसी की वो कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि जिन जिन देशों में रेवोल्यूशन आया उन देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करने की कोशिश तो हुई, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट ग्रुप्स का इंटरफेरेंस रहा, फॉरेन स्टेट्स का इंटरफेरेंस रहा, इसलिए बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकी। तो इसीलिए कहा जाता है स्टार्टिंग अच्छी हुई थी और फोर्थ वेव कहा जा सकता था, लेकिन स्टार्टिंग अच्छी हुई, बाद में ये वेव कंप्लीट नहीं हुई फॉरेन स्टेट्स के इंटरफेरेंस की वजह से और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट ग्रुप्स के इंटरफेरेंस की वजह से। देखो वेस्टर्न सेकुलर्स का एक डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का नाम है अरब एक्सेप्शनलिज्म। यहाँ पर देखो स्क्रीन पर अरब एक्सेप्शनलिज्म, ये एक डिस्कोर्स है वेस्टर्न सेकुलर्स का। वेस्टर्न सेकुलर्स कहते हैं डेमोक्रेसी कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, कहीं भी इस्टाब्लिश किया जा सकता है डेमोक्रेसी को, एक्सेप्ट द अरब वर्ल्ड, और इसे ही नाम दिया जाता है वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा अरब एक्सेप्शनलिज्म। वो कहते हैं अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लाम जो है वो डेमोक्रेसी के साथ कंपैटिबल नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड
ने ईरान को कभी डेमोक्रेसी माना ही नहीं। उन्होंने हमेशा कहा ईरान जो है वो एक टोटलिटेरियन रेजीम है। जब देखो अरब स्प्रिंग आई 2010 में और शुरुआत हुई कुछ देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होने की, तो अरब सेकुलर्स के द्वारा बोला गया, देखो भैया आप तो बोला करते थे अरब एक्सेप्शनलिज्म, अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, लेकिन देखो अब अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाई। कुछ देशों में शुरुआत हुई थी लेकिन वहां भी फिर से मोनार्की आ गई, कहीं कहीं सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो अरब एक्सेप्शनलिज्म का जो व्यू है वो फिर से इमर्ज होकर आया, यानी वेस्टर्न सेकुलर्स ने कहा हमारी बात सही थी, अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी जो है वो नहीं आ सकती। एक्चुअल में देखो वेस्टर्न सेकुलर्स का ये जो डिस्कोर्स है अरब एक्सेप्शनलिज्म का, इसके पीछे एक रीजन भी था। यूएसए कुछ अरब कंट्रीज में और कुछ अफ्रीका के कंट्रीज में जानबूझ के चाहता था कि मोनार्की रहे, क्योंकि यूएसए के द्वारा किंग्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से और अरब कंट्रीज के या फिर अफ्रीका के रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सकता है। इसी वजह से वेस्टर्न सेकुलर्स ने यूएसए के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए कहा कि अरब कंट्रीज में या फिर अफ्रीका के कुछ देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश नहीं हो सकती, ताकि यूएसए जो मैनिपुलेट कर रहा है कई सारे रेजीम्स को गल्फ में या फिर नॉर्थ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में, यूएसए वो करता रहे और अरब कंट्रीज के रिसोर्सेज पर यूएसए का कब्जा रहे। इसी वजह से वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था अरब एक्सेप्शनलिज्म का। अब नेक्स्ट देखो, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ डिबेट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखो काफी बार एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्या डेमोक्रेसी सूटेबल है भी या फिर नहीं है, डेवलपमेंट का क्या लिंक है डेमोक्रेसी के साथ। यहां पर एग्जाम्पल दिया जाता है या फिर आप कह सकते हो कंपेयर किया जाता है चाइना को और इंडिया को। दोनों देशों ने ऑलमोस्ट साथ साथ अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। इंडिया आज़ाद होता है 1947 में और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होती है 1949 में, यानी दोनों देश ऑलमोस्ट सेम ही समय पर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, एक समय में चाइना हमसे पिछड़ा हुआ था लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से कई गुना है और इंडिया चाइना के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। कुछ लोग कहते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया में डेमोक्रेसी थी इसलिए इंडिया डेवलपमेंट नहीं कर सका उस स्तर पर जिस स्तर पर चाइना ने डेवलपमेंट की, और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रेजीम था, यानी अथॉरिटेरियन रेजीम था। देखो सीधा सीधा फर्क पड़ता है। आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक डैम इस्टाब्लिश करना हो इंडिया में, तो विरोध स्टार्ट हो जाता है, बहुत लंबे समय तक विरोध चलता रहता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टील प्लांट इस्टाब्लिश करना है, नियमगिरी में स्टील प्लांट इस्टाब्लिश करना था, लंबे समय तक विरोध होता रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल कैंसिल कर दिया था उस प्रोजेक्ट का। तो इस प्रकार की चीज़ें जो इंडिया में होती हैं वो चाइना में नहीं होती हैं। अगर वहाँ पे कोई विरोध करता है तो चाइना की सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उस विरोध को स्वीकार नहीं करती है और अपने मनमाने ढंग से डेवलपमेंट लाने की कोशिश करती है चाइना की सरकार। तो ये डिफरेंस है इंडिया के मॉडल में और चाइना के मॉडल में। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या इंडिया को भी चाइना जैसा मॉडल फॉलो करना चाहिए था, क्या इंडिया ने गलती की डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करके। आप चाइना और इंडिया में सोशल और इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी पीछे है और इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना में काफ़ी अच्छा है। हमसे तो साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का और दूसरा है सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ली कुआन। यहाँ पे देखो आप, ली कुआन जो कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं एडॉप्ट करनी चाहिए थी, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का, ये कहते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। पहले हम ली कुआन, ये सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके व्यू को समझते हैं। ये इंडिया के मॉडल के क्रिटिक हैं। ये कहते हैं इंडिया एज ए नेशन विद अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, मतलब इंडिया में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन उसे रियलाइज नहीं किया जा सका, और इसके लिए ली कुआन जिम्मेदार ठहराते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी जब होती है तो बहुत सी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अपनाई जाती है। जैसे अभी देख लीजिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में एक प्रकार से होड़ है
किसानों के लोन को माफ़ करने की, जबकि देखो ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि किसानों का लोन माफ़ कर देने से किसानों का वेलफेयर नहीं होता है। किसानों का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए बहुत कुछ और करना होगा, बल्कि नुकसान होता है किसानों के लोन को माफ़ करने से। लेकिन ये क्या है? ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी है। अगर डेमोक्रेसी ना होती इंडिया में तो इस प्रकार की घटिया पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो किया जाता। किसानों के वेलफेयर के लिए वास्तव में जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जाता। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया में डेमोक्रेसी होने का। ली कुआन ये भी कहते हैं इंडिया में पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले होता है और ये डेमोक्रेसी की वजह से ही होता है। इंडिया के जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट माइंडसेट नहीं है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट के लिए। ली कुआन ये भी कहते हैं डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न ऑब्सेशन है। डेमोक्रेसी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए ठीक नहीं है। ली कुआन के द्वारा बोला जाता है कि एशिया की वैल्यूज़ अलग हैं जो कि कम्युनिटेरियनिज्म पर आधारित हैं, डिसिप्लिन पर आधारित हैं। कम्युनिटेरियनिज्म क्या है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब जस्टिस का टॉपिक आएगा। देखो ली कुआन स्कूल ऑफ थॉट के जो दूसरे सेकुलर्स हैं उनके द्वारा भी यही बोला जाता है कि एशिया के देशों में सेमी ऑथोरिटेरियनिज्म होना चाहिए, यानी गाइडेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गाइडेड डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? गाइडेड डेमोक्रेसी एक प्रकार से ऑटोक्रेसी ही होता है। जैसे देखो टर्की में आपको पता है टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, उन्होंने पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ली है। नाम नाम का इलेक्शन होता है दिखाने के लिए, नाम नाम की डेमोक्रेसी है, वास्तव में वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है गाइडेड डेमोक्रेसी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर इवन हमारे इंडिया में फॉलो होता है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। पूछेगी नहीं यूपीएससी, बस बताने के लिए है। ली कुआन कहते हैं कि एशिया के देशों में गाइडेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ना कि लिबरल डेमोक्रेसी जिस प्रकार की डेमोक्रेसी फिलहाल इंडिया में है। बिगेस्ट प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के साथ पता क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम ली कुआन स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से डेमोक्रेसी में है इनडिसिप्लिन, यानी अनुशासन नहीं है लोगों में। और अनुशासन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। जहाँ पर अनुशासन नहीं होगा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आ सकती, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे अनुशासन नहीं है। तो ये हमने सारी बातें डिस्कस की ली कुआन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। अब देखो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन कहते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों देखो एक्सक्लूसिव नहीं है। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं डेवलपमेंट को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट को सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पैमाने पर मेजर नहीं कर सकते। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि देखो डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट का जो लाभ है वो कुछ ही सेक्शन को मिले, सभी सेक्शंस को, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उनको डेवलपमेंट का लाभ मिलना चाहिए, यानी डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन मानते हैं इस बात को कि चाइना ने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स को अचीव किया है, चाहे वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात हो, इन सब चीज़ों में चाइना ने बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं चाइना की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में ऑथोरिटेरियन रेजीम है, इसी की वजह से चाइना की परफॉर्मेंस अच्छी है और इंडिया में डेमोक्रेसी है और इसी की वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस खराब है। यहाँ पर बात यह है अमर्त्य सेन के हिसाब से जो चाइनीज़ लीडर्स हैं उनके पास पॉलिटिकल विल थी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की। उनको पता था जब तक देखो मासिस की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पर अमर्त्य सेन एडम स्मिथ को भी कोट करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लेबर्स, यानी अगर क्वालिटी ऑफ लेबर्स अच्छी होगी तो उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। तो चाइना के लीडर्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता दिखाई और इंडियन के लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे वो पॉलिटिकल विल को शो नहीं कर सके मासिस की कैपेबिलिटी को डेवलप करने में। आगे अमर्त्य सेन के द्वारा एग्जाम्पल भी दिया जाता है अफ्रीका के एक देश बोत्सवाना का। यहाँ पर देखो ये है बोत्सवाना। यहाँ पर डेमोक्रेसी थी लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई बोत्सवाना में। और बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर चाइना की तरह ऑथोरिटेरियन रेजिम इस्टाब्लिश हुआ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, क्यूबा,
वो देश तो डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो ये एग्जाम्पल्स देके अमर्त्य सेन के द्वारा साबित किया जाता है कि डेमोक्रेसी एक रीज़न नहीं है कि किसी देश में डेवलपमेंट नहीं हुई, आप डेमोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा दो। और ऑथोरिटेरियनिज्म भी एक रीज़न नहीं है कि जहाँ पर ऑथोरिटेरियन रेजीम है वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा आएगी। सिर्फ आप चाइना और इंडिया की डेवलपमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। अमर्त्य सेन के द्वारा एक अच्छी बात ये बोली जाती है, जहाँ पर देखो डेमोक्रेसी है वहाँ पर क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट अच्छा होता है। क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जैसे देखो इंडिया में फूड की शॉर्टेज होगी कहीं कहीं, तो अगर एक भी पर्सन इंडिया में भूख से मरता है तो हेडलाइन बन जाती है काफ़ी बार। जैसे दिल्ली में 3 गर्ल्स की डेथ हुई थी भूख की वजह से, तो नेशनल मीडिया में ये हेडलाइन बनी थी कि कौन सी सदी में हम जी रहे हैं, 3 गर्ल्स की डेथ हो जाती है भूख की वजह से। तो सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में अभी तक एक भी फेमीन नहीं आया है, लेकिन चाइना में फेमीन आया है और ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई चाइना में फेमीन की वजह से 3 सालों में। इवन बहुत सारे दूसरे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर एग्जांपल कंबोडिया, सूडान, इन देशों में भी फेमीन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई है। डेमोक्रेसी होने का फ़ायदा ये होता है क्राइसिस ठीक से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेस को पूरी फ्रीडम होती है। प्रेस सरकार को प्रेशराइज करती है कि आप एक्ट कीजिए, और मजबूरी में सरकार को करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं। जैसे देखो यूएसएसआर में 1980s में चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर आया था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद यूएसएसआर की सरकार के द्वारा ठीक से करेक्टिव एक्शन नहीं लिए गए थे, और अगर कोई देश डेमोक्रेसी होता तो वहाँ पे एक्शन ज़्यादा अच्छे से लिए जाते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस होती और प्रेस प्रेशराइज करती गवर्नमेंट को कि आप क्या कर रहे हो, लोग वहाँ पे मर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो गवर्नमेंट को मजबूरी बस एक्शन लेने पड़ते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी की एक अच्छी खास बात यह है कि जो भी क्राइसिस आते हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। जबकि वो देश जहां पे ऑथोरिटेरियन रेजीम होता है वहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए क्राइसिस को ठीक से वहां पे मैनेज नहीं किया जाता। अमर्त्य सेन के अनुसार देखो डेमोक्रेसी में 3 तरह की वैल्यूज हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक वैल्यूज और तीसरे नंबर पे एजुकेटिव वैल्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की। ये देखो एक प्रकार से मीन है बड़े एंड को सर्व करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आपके पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का मकसद क्या है? आपको अपने कपड़े धोने हैं। तो देखो वॉशिंग मशीन अपने आप में वैल्यू नहीं है, आपका बड़ा एंड है कपड़े धोना। तो आपको वॉशिंग मशीन से प्यार नहीं है, लेकिन आपके कपड़े धुले होने चाहिए, इस चीज से आपको प्यार है। अगर वॉशिंग मशीन के अल्टरनेट में कोई दूसरी ऐसी चीज होगी जिसके साथ आप ठीक से अपने कपड़े को धो सको और कम पैसे लगें और अच्छे से आपके कपड़े धुल जाए, तो आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप बेच दोगे, आप उसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करोगे। यानी वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई अल्टरनेट हो, ये सब एक माध्यम है, मीन है बड़े एंड को सर्व करने का। और बड़ा एंड क्या है? कपड़े धुलने चाहिए। उसी प्रकार से इलेक्शंस एक माध्यम है ये पता लगाने के लिए कि कौन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं, काइंड ऑफ इलेक्शंस। दूसरे नंबर पे है इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज देखो वो वैल्यूज होती हैं जो अपने आप में पर्सन का वेलबींग इंश्योर करती हैं। अमर्त्य सेन देखो इस बात से इनकार करते हैं, लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को छोड़ देंगे बेटर इकोनॉमिक गेन्स के लिए। अमर्त्य सेन कहते हैं देखो जनता को हर तरह की फ्रीडम चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, क्योंकि ये तीनों जो फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, ये अपने आप में इंटरडिपेंडेंट हैं। लोगों के पास पॉलिटिकल राइट है, यानी लोग वोट देते हैं, तो इससे उनकी जो डिग्निटी है वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमने वोट दिया है। एसेंस ये निकलता है इंट्रिंसिक वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जनता के वेलबींग के लिए। पॉलिटिकल राइट हो, सोशल राइट हो या फिर इकोनॉमिक राइट हो, तीनों तरह के राइट्स इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक राइट को
अपना हासिल करने के लिए लोग जो हैं अपना पॉलिटिकल राइट छोड़ देंगे। अमर्त्य सेन कहते हैं नहीं, पॉलिटिकल राइट भी चाहिए जनता को, ये उनकी ह्यूमन डिग्निटी के लिए नेसेसरी है। तीसरी वैल्यू डेमोक्रेसी की अमर्त्य सेन के हिसाब से है एजुकेटिव वैल्यू। देखो, लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, लोगों को पता लगता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इससे अवेयरनेस आती है जनता में, और ये काइंड ऑफ काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एजुकेटिव वैल्यू भी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन डिस्कस कर लिया है डेमोक्रेसी के बीच और डेवलपमेंट के बीच। अब देखो नेक्स्ट सब टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी के बीच क्या रिलेशन है? देखो, कुछ सेकुलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, लेकिन कुछ सेकुलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को कमज़ोर बना दिया है। एक्चुअली में डेमोक्रेसी मजबूत भी हुई है, कमज़ोर भी हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। पहले हम ये डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेमोक्रेसी किस प्रकार से स्ट्रेंथन हुई है। पहला पॉइंट देखो ये है, नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज इंक्रीज हो गई हैं पूरे वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी आज के समय में यूनिवर्सल हो चुकी है। दूसरा फायदा ग्लोबलाइजेशन के कारण ये हुआ है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में जागरूकता, इक्वालिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बारे में कॉन्शियसनेस काफ़ी मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। और तीसरा फ़ायदा ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी एक्टिविज़म काफ़ी देखने को मिलता है, और ये भी हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये हमने फ़ायदे देखे, डेमोक्रेसी किस प्रकार से मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण डेमोक्रेसी कमज़ोर कैसे हुई है। देखो, ये बात सच है, वर्ल्ड में अब ज़्यादा कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटाइज नहीं हुई है। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सिक्योरिटी काउंसिल या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब में डेमोक्रेसी का डेफिसिट देखने को मिलता है। आज भी देखिए IMF में USA की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दूसरे कंट्रीज़ को आज भी ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास IMF में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रेजेंट जो ग्लोबलाइजेशन है वो देखो न्यू लिबरल आइडियाज़ पर आधारित है, यानी रोल बैक ऑफ स्टेट, मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, इस प्रकार के जो न्यू लिबरल आइडियाज़ हैं उन पर आधारित है प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन। और इससे गरीब लोगों के जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुए हैं। आप अगर देखो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दो, यूरोपियन यूनियन आपको पता है यूरोपियन यूनियन की अलग से पार्लियामेंट है, और कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से पार्लियामेंट नहीं है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आप सार्क देख लीजिए, एशियान देख लीजिए, कोई भी आप देख लीजिए, अलग से पार्लियामेंट किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन की अलग से पार्लियामेंट है, जनता के द्वारा यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में सांसदों को चुना जाता है। बाकी सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। इवन देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी कमज़ोर हुआ है। तो कुल मिला के ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके बेस पे कहा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के कारण डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर हुई है। तो दोनों पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, अपने पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, अपने पॉइंट्स हैं। आगे देखो, एक थिंकर हैं डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड के द्वारा मॉडल दिया गया कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इस मॉडल में डेविड हेल्ड कहते हैं नेशन स्टेट के लेवल पर जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ या फिर नॉर्म्स को अपनाया जाता है, ग्लोबल लेवल पर भी उन्हीं डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ और डेमोक्रेसी की नॉर्म्स को अपनाया जाना जरूरी है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पे भी डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ और डेमोक्रेसी के नॉर्म्स की आवश्यकता है। 3 प्रकार के रिफॉर्म्स की बात करते हैं डेविड हेल्ड। सबसे पहले ये कहते हैं लॉन्ग टर्म रिफॉर्म। लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म ये आना चाहिए, हमें किसी प्रकार के वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। जैसे अभी तो देखो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पे
किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। यूएन देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, काइंड ऑफ विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक संस्था है, लेकिन हम यूएन को वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लाने की बात कहते हैं डेविड हेल्ड, और कहते हैं किसी प्रकार की वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, उसी प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म बेसिस पर रिफॉर्म लाने की बात कहते हैं डेविड हेल्ड। जैसे यूरोपियन यूनियन में अभी पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से दूसरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अपनी पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करें। फॉर एग्जांपल सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, सार्क की अलग से पार्लियामेंट होनी चाहिए और 8 देशों की जनता सांसद चुने सार्क पार्लियामेंट के लिए। उसी प्रकार से आसियान, जिसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं, आसियान की अलग से पार्लियामेंट होनी चाहिए और आसियान के मेंबर कंट्रीज के लोग आसियान की पार्लियामेंट के लिए सांसदों को चुने। रीजनल बेसिस पर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म लक्ष्य ये होना चाहिए। और इमीडिएट रिफॉर्म क्या होना चाहिए डेविड हेल्ड के हिसाब से? डेविड हेल्ड कहते हैं देखो इमीडिएट बेसिस पर तो अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, इसे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की आवश्यकता है। इंडिया जैसे देश जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। आगे डेविड हेल्ड ये भी कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की आवश्यकता है। इसके बाद डेविड हेल्ड ये बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करने की आवश्यकता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने की आवश्यकता है और सिविल सोसाइटी को राइट्स देने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI। ग्रास रूट लेवल पे भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंडिया में Tier 3 हैं, पंचायती राज हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार से ग्रास रूट डेमोक्रेसी आनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। लास्ट में एक बात ये बोलते हैं डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों को साथ साथ मूव करना चाहिए। लोकलाइजेशन क्या होता है? देखो जब कोई प्रोडक्ट लोकल नीड्स के हिसाब से तैयार किया जाता है तो उसे कहा जाता है लोकलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड आपको पता है इंडिया में आया तो है, लेकिन नवरात्रे के दौरान सिर्फ वेज बर्गर बिकता है। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स में इंडिया में, जैसे बीफ या फिर दूसरे ऐसे चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल हैं इंडिया में, उनको नहीं बेचा जाता मैकडोनल्ड के द्वारा। तो इसे कहा जाता है लोकलाइजेशन, यानी जब कोई प्रोडक्ट लोकल नीड्स के हिसाब से, लोकल मार्केट के हिसाब से रिफाइन होता है। उसी प्रकार से डेविड हेल्ड कहते हैं डेमोक्रेसी को भी लोकल नीड्स के हिसाब से रिफाइन करने की आवश्यकता है। तो ये हमने जाना ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हुआ है डेमोक्रेसी के ऊपर। क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण डेमोक्रेसी मजबूत हुई है या फिर कमज़ोर हुई है? आगे देखो हम थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C.B. मैकफर्सन की। C.B. मैकफर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के फील्ड में? इन्होंने डेमोक्रेसी के बहुत सारे मॉडल्स को एनालाइज किया है और उसके बाद अपना खुद का मॉडल दिया है डेमोक्रेसी का। इनको क्रिटिकल लिबरल माना जाता है। मतलब C.B. मैकफर्सन लिबरल तो हैं, लेकिन C.B. मैकफर्सन को लगता है कि वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनइगैलिटेरियन हैं। देखो C.B. मैकफर्सन अपनी अप्रोच में इगैलिटेरियन हैं। इगैलिटेरियन वो पर्सन होते हैं जिनको लगता है सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को कहा जाता है इगैलिटेरियन। तो C.B. मैकफर्सन इगैलिटेरियन हैं, जॉन रोल्स की तरह, अमर्त्य सेन की तरह और डोरकिन की तरह। लेकिन इनको लगता है जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ हैं वो इगैलिटेरियन नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ में। सबके पास इक्वल राइट्स नहीं हैं और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। C.B. मैकफर्सन देखो डेमोक्रेसी की थ्योरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल को वो फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर देखो शुरुआत में उन्होंने डेमोक्रेसी के मॉडल्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया या 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल को आगे उन्होंने फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। और मॉडर्न को फिर से 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट।
C.V. मैकफरसन के द्वारा कहा जाता है डेमोक्रेसी का जो क्लासिकल मॉडल है, इस मॉडल में वैल्यूज पे फोकस किया जाता है, डेमोक्रेसी के आइडिया पर फोकस किया जाता है। देखो, दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, दो एस्पेक्ट हैं डेमोक्रेसी के, एक है सब्सटेंटेटिव और दूसरा है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में इलेक्शंस हो गए, डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोसीजर होना चाहिए उसी प्रकार से इलेक्शंस कंडक्ट हुए, तो ये डेमोक्रेसी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, सिविल सोसाइटी को एग्जिस्ट नहीं होने दिया जाता, यानी सिविल सोसाइटी इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाती। आप बताइए, क्या उस देश को आप डेमोक्रेसी कहोगे या फिर नहीं कहोगे? इलेक्शंस तो कंडक्ट हुए हैं, यानी प्रोसीजर जो फॉलो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो किया गया है, लेकिन डेमोक्रेसी वाली वैल्यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, सिविल सोसाइटी ठीक से काम नहीं कर पाती, तो ऐसे देश को आप कहोगे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है लेकिन सब्सटेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। तो एसेंस ये निकलता है, हर एक देश जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है वो सब्सटेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन हर एक देश जो सब्सटेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जरूर है। तो C.V. मैकफरसन के द्वारा कहा जाता है जो क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें वैल्यूज पे फोकस किया जाता है, ये सब्सटेंटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर फोकस करता है क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में दो टाइप्स हैं आगे, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के दो मेन थिंकर्स हैं, जॉन लॉक और बेंथम। देखो, जॉन लॉक और बेंथम ये कहते हैं डेमोक्रेसी लाई करती है जब हम लोगों के राइट्स और लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ गए? जॉन लॉक तो आपको पता है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो इन दोनों का कहना है अगर देखो पीपल की यानी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। उसके बाद है डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसके सेकुलर J.S. मिल हैं और J.S. मिल के अलावा हेराल्ड लास्की और T.H. ग्रीन भी हैं। J.S. मिल्स का कहना है डेमोक्रेसी की आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ डेमोक्रेसी ही जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर जनता को राइट्स दे सकती है, और जनता के पास राइट्स हों ये बेसिक कंडीशन है डेवलपमेंट की। इसीलिए डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में कहा जाता है डेमोक्रेसी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। सेकुलर्स हमने डिस्कस कर ही लिया, J.S. मिल्स और इवन लास्की और T.H. ग्रीन सेकुलर्स हैं किसके? डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के। तो C.V. मैकफरसन देखो जब क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हैं तो एक बात बोलते हैं, इंपॉर्टेंस इस मॉडल की बस इसी वजह से है क्योंकि इस मॉडल में सब्सटेंटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस किया जाता है। क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को एनालाइज करने के बाद फर्दर एनालिसिस किया जाता है C.V. मैकफरसन के द्वारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का या फिर मॉडर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का। इसमें जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई है, एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट। पहले हम बात करते हैं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। एलिटिस्ट सेकुलर कौन से हैं आपको पता है, जब हमने पावर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एलिट थ्योरी ऑफ पावर को डिस्कस किया था। पेरेटो, रॉबर्ट मिचेल्स, C.W. मिल्स, ये सेकुलर्स हैं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के। पेरेटो क्या बोलते हैं याद कीजिए, मोस्का और पेरेटो बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट, यानी एलीट्स के बीच में पावर जो है वो घूमती रहती है। इनका कंसेप्ट आपको याद होगा, फोक्सिस और लायन। ये बोलते हैं कभी पावर आती है फोक्सिस के पास, कभी आती है लायन के पास, और सोसाइटी डिवाइडेड है रूल्ड में और रूलिंग क्लास में। हमेशा पावर रहती है रूलिंग क्लास के पास। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पावर को डिस्कस किया था। रॉबर्ट मिचेल बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एनालाइज किया। इन्होंने कहा कोई भी देश हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी आइडियोलॉजी पर आधारित हो, आखिरकार पावर जो है वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। उसके बाद है C.W. मिल्स। C.W. मिल्स ने कंसेप्ट दिया था पावर एलिट्स का। इन्होंने कहा था वास्तव में 3 ग्रुप्स के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, इंडस्ट्रियलिस्ट,
पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स। नेक्स्ट देखो कुछ दूसरे सेकुलर्स भी हैं एलिटिस्ट थ्योरी में, फॉर एग्जांपल मैक्स वेबर, शुम्पेटर, एंथनी डाउन्स। इनकी थ्योरीज जो हैं उनको जाना जाता है मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से या फिर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। देखो मार्केट में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है जो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। उसी प्रकार से काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। उसी प्रकार से डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो वास्तव में वोटर्स हैं। वोटर उस कैंडिडेट को, उस पॉलिटिकल लीडर को या फिर उस पार्टी को चुनता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। मार्केट मॉडल ऑफ थ्योरी देखो ये कहती है डेमोक्रेसी प्रोसीजर्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम है तो इसका मतलब उस कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की, इसे मिनिमलिस्ट थ्योरी ऑफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस थ्योरी का ये मानना है जनता का एलीट को चुनने के अलावा कोई दूसरा बड़ा रोल है नहीं डेमोक्रेसी में, बस जनता का एक यही रोल है, एलीट को चुनना है। उसके बाद जनता का कोई रोल नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये हमने बात की मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की। इसके अलावा देखो एलीट थ्योरी में एक और स्कॉलर हैं रेमंड एरोन। रेमंड एरोन का कहना है कोई भी कंट्री हो, चाहे लिबरल हो या फिर सोशलिस्ट हो, पावर हमेशा एलीट के पास रहती है और वेस्टर्न कंट्रीज लेकिन ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं एज कंपेरिजन टू कम्युनिस्ट कंट्रीज या फिर सोशलिस्ट कंट्रीज। ऐसा क्यों? रेमंड एरोन ये कहते हैं कम से कम देखो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो जनता के पास कम से कम चॉइस तो होती है किस एलीट को चुने, जबकि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में या फिर सोशलिस्ट कंट्रीज़ में एक ही पार्टी होती है और उसी पार्टी में एलीट के पास पावर होती है, तो जनता के पास एलीट को चूज़ करने की पावर भी नहीं होती। तो इसलिए इनके द्वारा कहा जाता है, रेमंड एरन के द्वारा, कोई भी कंट्री हो, लिबरल हो, सोशलिस्ट हो, पावर तो हमेशा एलीट के पास रहती है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है क्योंकि जनता के पास एटलीस्ट पावर होती है एलीट को चुनने की। अब बारी आती है मैकफर्सन क्या बोलते हैं एलिटिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। मैकफर्सन बोलते हैं ये जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की, एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा नैरो व्यू लेती है। एलीट थ्योरी के हिसाब से तो डेमोक्रेसी प्रोसीजर्स के अलावा कुछ नहीं है, यानी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो जाएं, इसका मतलब वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। C.B. मैकफर्सन के अलावा ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल है वो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को खो देता है, यानी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने से वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होना जरूरी है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, सिविल सोसाइटी का ठीक से काम करना। समझ गए? यानी मैकफर्सन व्यू ऑन एलिटिस्ट डेमोक्रेसी ये है कि ये डेमोक्रेसी का मॉडल नैरो व्यू लेता है, सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे फोकस करता है डेमोक्रेसी के और सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट देखो मॉडर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरी थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। याद कीजिए जब हमने पावर को डिस्कस किया था तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के थिंकर कौन थे? रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये कहना कि कुछ ही एलीट लोगों के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, ये बात गलत है। इनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था पोलियार्की का। इन्होंने कहा था पावर वेरियस एसोसिएशंस के पास रहती है। फॉर एग्जांपल वकीलों की अलग से एसोसिएशन है, कंज्यूमर्स की अलग है, डॉक्टर्स की अलग से है। हर एक एसोसिएशन के पास पावर है और उस पावर को एक्सरसाइज किया जाता है उस एसोसिएशन के द्वारा अपने मेंबर्स के ऊपर। यानी इन्होंने कहा पावर जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है विभिन्न एसोसिएशंस के बीच। बाद में देखो रॉबर्ट डाहल ने अपने व्यूज़ को चेंज भी किया। इनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था डिफॉर्म्ड पोलियार्की का, यानी इन्होंने कहा था जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लोग हैं या फिर बुर्जुआ क्लास के जो लोग हैं उनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, यानी सभी एसोसिएशंस के पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ एसोसिएशंस ऐसी हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है, फॉर एग्जांपल बिजनेस एसोसिएशंस। पोलियार्की के अगर फीचर्स की हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स पोलियार्की में भी हैं। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स,
कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, प्रोटेक्शन टू अपोजिशन, तो ये सारे फीचर्स हैं। मैकफर्सन क्या बोलते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, एनालाइज कैसे करते हैं। मैकफर्सन कहते हैं देखो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बीच और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बीच कोई खास डिफरेंस है नहीं। आप ये बताइए प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट डहेल के द्वारा। और मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी किसने दिया? शुम्पीटर ने। मैकफर्सन कहते हैं दोनों सेम ही बात बोलते हैं। एक टर्म यूज की जाती है मैकफर्सन के द्वारा, डहेल शुम्पीटर एक्सिस। डहेल शुम्पीटर एक्सिस, इन दोनों का काइंड ऑफ एक्सिस है, दोनों सेम ही बात बोलते हैं, दोनों की बातों में एक कॉमन ग्राउंड है, दोनों प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं और सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी को इग्नोर करते हैं। तो मैकफर्सन कहते हैं चाहे रॉबर्ट डहेल हो या फिर शुम्पीटर हो, चाहे एलिटिस्ट थ्योरी हो या फिर प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हो, दोनों थ्योरीज जो हैं वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मैकफर्सन ने प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को भी प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को भी एनालाइज किया। अब बारी आती है मैकफर्सन खुद की थ्योरी क्या देते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे मैकफर्सन खुद क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, उनकी खुद की डेमोक्रेसी की थ्योरी क्या है।